अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो नॉवल हमारा ऑनगोइंग है। असरी युसरा एपिसोड 30 तक जो है वो अपलोड हो चुका है। आज है एपिसोड 31। मैंने इनकी मिन्नत की थी। मैंने कहा था मुझे अम्मी को देखने दें। मैंने कहा था मुझे मुझे अम्मी का आखिरी बार चेहरा देखने दें। उन्होंने मुझे निकाल दिया पारे से। उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। सदमा लिया वो चीख। हर मंजर आंखों में घूम रहा था। वही वक्त, वही मंजर, वही दर्द। उन्होंने मुझे मुझे अम्मी के घर से निकाल दिया। मैं कहती रही मैं गलत लड़की नहीं हूँ, बदकिरदार रही हूँ। मैंने मैंने कुछ नहीं किया। वो फारिस के सीने से लगी, बहुत शिद्दत से रो रही थी। मैं कहती रही, मैं बार बार कहती, लेकिन इन सब ने उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फारिस की गिरफ्त मजबूत होने लगी। जैनब कुमार रोते रोते बोलती जा रही, इन सब ने मिलकर जो की जद मेरे होते हुए सकते वो अब बात नहीं कर पा रहे। वो कमजोरी ढाल एक बार फिर टूटती बिखरती जा रही थी। मैंने कई बार सोचा मैं मर जाती हूँ, मैं खुद कुछ ही कर लेती हूँ, लेकिन मैंने नहीं की। मुझे नाना ने रोका था, लेकिन इन सब ने मिलकर मुझे मार दिया। जन्ना उसने रुक कर चेहरा हाथ में लेते हुए इसका सर उठाया था। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बस चंद लम्हों के लिए चुप हुई थी। वो इस हालत में नहीं थी कि कोई स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती। वो बेड पर बैठी थी। फारिस का हाथ मजबूती से पकड़े गहरे सांस लेती अब खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसके जहन से इस वक्त ना माजिद निकल सकता था, ना इस बहर मिलने वाली अजियत कम हो सकती थी। पानी के चंद घूंट लेगा, आंखें चकड़ और साफ की। फारिस जी के पास ही बैठा हुआ था। दरवाजे की इस बार राहदारी में खड़ी अफसा कमाल बेहद खामोशी से पलट गई। शराजी मेंशन की वसीयत और इस खिड़की के इस बार ठिठुरती हुई सर्द रात बेहद तारीख होने लगी थी। रात के आखिरी पहर कुछ इस तरह की कैफियत में इसकी आंख खुल गई। सिर्फ मुतवरब आंखों के साथ वो उठकर बैठ गई। अपने बराबर में लेटे रेहान को देखा, फिर इस पर लिहाफ दुरुस्त करते एक नजर फारिस पर डालते राहदारी में आके सामने मिसेस शराजी का कमरा था। लाइट से रोशनी थी। वो तहरीर के लिए उठी थी। मुलाजमा की आवाज भी आ रही थी। दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वो नवाफिल की इब्तिदा कर चुकी थी। जर रोशनी में वो सामने ही सोफे पर बैठी आंखों में नमी लिए हुए इन्हें सुकून और तसल्ली से इबादत करते हुए देखती रही। उन्होंने फारिग होकर पानी पिया और फिर इसे देखा। फिर चेयर का रुख मोड़े इसके पास आ गई। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, झुके सर के साथ आज से बोली, मगर जब मेरा दाव जानती थी वो ठीक नहीं है। इतना स्ट्रेस ले लिया तुमने? वो इसके लिए फिक्रमंद हुई थी। हाथ थाम लिया था। इसकी आंखें फिर से रोने लगी। आहिस्तगी से सर उठाया। अगर मैं किसी को माफ ना कर पाऊं तो क्या मैं बुरी हो जाऊंगी अल्लाह की नजर में भी? जमीला दावन कुछ हैरान होकर इधर देखा। इसके चेहरे पर कर्व सा नजर आ रहा था। माफी फर्ज नहीं है, एक चॉइस है बेटा। कर सको तो कर दो, ना कर सको तो कोई जबर नहीं। उन्होंने नरमी से समझाया। अगर माफी यह है कि मैं सब भुला दूं तो ऐसी माफी मेरे पास नहीं है। इसकी आवाज बेहद कमजोर थी। मुझे अभी तक वो सब ऐसे ही याद है जैसे कल की बात हुई। शर्म भरी निगाहों से इसे देखते व्हील चेयर मजीद करीब ले आए। दरवाजे का ऐसे से अंदर तक से हफ्सा कमाल वहीं रुक गई थी। मुलाजमा ने बताया था कि मिला था जाग रहे हैं। वो सारी रात की बेकरारी के बाद इनसे बात करने आई थी। मैंने अल्लाह से हमेशा उन लोगों से हिसाब लेने का कहा था जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, लेकिन बहनों का ख्याल ना कभी दिल में लाई ना ज़हन में। हालांकि तकलीफ मुझे इनसे भी पहुंची थी। इसने आंखें रगड़ कर डाली। पता नहीं क्यों पर मुझे इनसे नफरत करनी कर, लेकिन रात जब मैंने इन्हें देखा था इस तरह अपने सामने तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। इन्होंने तो छोड़ दिया था, फिर क्यों आ गई हैं? वो दर्द आंखों से तिलक रहा था। आवाज कब कपा रही थी? इन्होंने तो तब आना चाहिए था, तब जब सब मुझे गलत समझकर छोड़ रहे थे। भले से थप्पड़ मारती, कमरे में कैद करती थी, कोई हक तो जताती, कोई हद तो रखती। पूरे खानदान के सामने सिर्फ इसलिए डर जाती कि मैं बहन हूं, तो सजा भी वो खुद ही देंगी। हफ्सा को लगा दिल फट जाएगा। दर्द की शिद्दत अपने अंदर महसूस करके पछतावे की जद में वक्त आंखों से उसे देख कर रह गई। इनके लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वो एक बार मेरी सुन लेती आंटी। वो एक बार मैं गलत नहीं थी। फिर भी माफी मांगती रही कि शायद माफ करके मुझे ना छोड़े, मेरी शादी जमान से ना होने दें। आंटी मैं जमीला दाऊद ने बेख्तियार इसके गाल पर नरमी से हाथ रखा। इसका चेहरा गुबा रही थी। अफसा कमाल की हालत भी इससे मुख्तलिफ ना थी। मुझे अम्मी से भी मिलने नहीं दिया। वो एक बार फिर रो रही थी। हथेली की पुश से आंसू साफ करते ही नहीं देखा। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि इनमें से किसी के साथ कुछ बुरा हो। लेकिन मैंने खुद से किसी को भी बददुआ नहीं दी, बहन को भी नहीं। लेकिन मैंने अल्लाह से ये जरूर कहा कि अल्लाह सजा और बदला ले। क्या ऐसा ख्वाहिश रखना भी आपको बुरा बना देता है? कैसे बातें सोच रही हो बेटा? क्या मैं जालिम हूँ अगर किसी को माफ ना कर पाऊँ? अफसा के आंसू बहने लगे। दरवाजे पर हाथ रखे वो सर झुका गई। इतने सालों की अजियत सिर्फ माफी से कैसे खत्म कर दी जाए? बस इसे पड़ी है, क्या सोच रही हो? बहुत प्यार और नरमी से उन्होंने इसके हाथ अपनी गोद में रखा। यही तो सब सोचते हैं, जुल्म के बाद माफी, हर हाल में माफी, सब खत्म हो जाए एक ही लम्हे में, जैसे कुछ कभी कुछ हुआ ही ना हो। मेरी तरफ देखो। इसने इन्हें देखा। मैंने अभी तक अपने शोहर और बेटे के कातिल को माफ नहीं किया है। अपने खानदान को पहले मैंने छोड़ा, फिर उन्होंने। जालिम को छोड़ दे दो, छूट दे दो तो माफी दे दो, आजाद कर दो। मेरा दिल नहीं माना, मैंने नहीं किया। माँ आंखों में आंसू लिए देखो। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था मेरा एक ही बेटा है। मैंने कहा था मेरा भी एक ही था, जिसे मैंने जन्म दिया। इनकी आवाज भी कि अपने खानदान में मैं इसके लिए बुरी हूँ, क्योंकि मैं अपने कातिल भाई को माफ नहीं कर सकती, क्यों? जबकि ये मेरा हक है। तुम बताओ कि एक माँ का ये फैसला गलत है?
जन्नत का सर बेख्तियार नफी में है, सूरह शूरा का आयत है। तर्जुमा, और जो कोई जुल्म के उठाने के बाद बदला ले लो तो इन पर कोई इल्जाम नहीं, इल्जाम तो इन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, मुल्क बिना हक सरकशी करते हैं। यही है जिनके लिए दर्दनाक अजाब है, और अलबत्ता जिसने सबर किया और माफ कर दिया, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। आंखों में आंसू लेकर दम साधे ने देखती रही। माफी यहाँ अपने जुल्म का बदला, ये दो रास्ते जो दिखा दिए गए हैं, दोनों हल हैं जो दे दिए गए हैं। माफी का अजर इसलिए अजीम है क्योंकि वो बहुत मुश्किल और बहुत भारी और बहुत बड़ी बात है। वो हर किसी का बस की बात नहीं है, हर किसी इसका बोझ नहीं उठा सकता। साल साल की तकलीफ पर ये कह देना कि मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, छोटी बात नहीं है। जब आप ऐसा सोचते हैं या चाहते हैं, आपका दिल इस वक्त भी हजार टुकड़ों में बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, इनमें हिम्मत आ जाती है। हम भी जो तकलीफ सहते हैं इसका हमें अजर मिलता है, और जो गलत करता है, जुल्म करता है, इसका हिसाब लाजमी देता है, चाहे आप बदुआ दें या ना दें। रवाना से बात करते हुए उन्होंने एक लम्हा का तवक्कुफ किया। जब जुल्म करने वाला टूट जाए, झुक जाए, और जब वो अपने हिस्से की सजा झेलते हुए अपने ये पर पछताए और माफी मांगे, तो माफ कर देना चाहिए। जबरदस्ती की माफी माफी नहीं होती, जो दिल से दी जाए वो होती है। अपने खुश लोगों को तर्क कर देना खामोशी से सुन रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहनों ने जो किया वो बहुत गलत था, क्योंकि इनकी खामोशी से दूसरों को अपने जुल्म का मौका मिला। इनसे एक गलती हो और इन्हें इस पर बहुत पछतावा। बहुत नरमी से समझा रही थी। हफ्सा हाथ साफ करते हुए पीछे हुई। जितनी अजियत वो अपनी छोटी बहन को दे चुकी थी, वो अब इन्हें नहीं दे सकती। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था, ना वक्त पलट सकता था, ना फैसले बदले जा सकते थे। वो अपनी बहन के जेहन से अपना जुल्म नहीं निकाल सकती थी। शकील कुर्सी के आलम में कदम उठाती नीचे आकर कुछ देर बैठी रही। कमरे में ही बैठी रही, रोती रही। फजर की अजान होने लगी तो वजू करके नमाज अदा की। तवील सज्जे में बल्ला के सामने थी। माफी इस गुनाह की जो बहन के हक में कर दिया था, क्या खालिक माफ करेगा अगर इसकी मखलूक माफ ना करे? सजदे से सर उठाते हैं, आंसू साफ करके वो मुड़ी और अपनी जगह थम गई। जन्नत दरवाजे में खड़ी थी। इनका दिल रुक गया, आंखें भर आई। बहुत बहुत इंतजार किया है मैंने आपका। आपसे आंखों में नमी लेकर आप आएंगी और पूछेंगी क्या हुआ जन्नत। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, और आप यकीन करेंगी। इनकी रिस्कियां बन गई। चाचा के घर आएंगी, खाला का घर इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन आप नहीं हुआ। इनकी जन्नत में छोटी सी मासूम वो जो फूलों जैसी थी और कांटों से जख्मी फिर रही थी। कितना तोड़ दिया था, और उन्होंने इसे कितना जुल्म कर दिया था। बहुत इंतजार किया मैंने। इसकी आंखें सूजी हुई थी, इनकी रंगत जर्द पड़ रही थी, इसके बाल बिखरे हुए थे। इन्हें नहीं पता था कि इनकी वापसी जन्नत की हालत कर देगी। इसका दुख कितना बढ़ जाएगा, वो टूट कर बिखरने लगेगी। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ बहुत गलत किया मैंने, बहुत जुल्म कर दिया तुम पर। आहिस्ते से कदम उठाते इसकी तरफ बढ़े। डर था वो फिर से गुम ना हो जाए। ऐसा ना हो हाथ झटक दे, दूर कर दे। कपकपाते हाथों से इसका चेहरा थाम लिया, इसके आंसू साफ किया, इसके पिछानी पर बिखरे बालों को पीछे किया, फिर भींच कर मुंह से लगाया, बिल्कुल वैसे जैसे वो इसे बचपन में लगाया करती थी। कितनी देर तक मुंह से लगाई रोती नहीं। हारिस इनके कमरे के बाहर खड़ा था। वो हाथ खुले दरवाजे से इन्हें देख सकता था, इन्हें सुन सकता था। वो खुद रो रही थी, मगर जन्नत को चुप करवा रही थी। फिर इसे साथ लिए बेड पर बैठ गए, और वो बोल रही थी और वो सुन रही थी। वो इसे नफीसा के आखिरी लम्हों के बारे में बता रही थी। नफीसा ने इसका नाम लिया था, बार बार लिया। वो इसे अपने घर भी बुलाने वाली थी। आंखों में बेयकीनी का तासुर लिए बहुत तड़प और दुख से वह देख रही थी। अम्मी ने इसका नाम लिया। वो अम्मी इससे मिलना चाहती थी। इसकी माँ वो आखिर में इसके नाम करना चाहती थी। वो हार्ट पेशेंट थी। अगर माहिन वो हरकत ना करती, अगर तुम्हारे तलाक और इल्जाम से इन्हें सदमा ना पहुंचता, अगर ये सब ना होता, उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वो बहुत कर्ब से इन्हें देख रही थी। जन्ना अम्मी वो बस नॉर्मल नहीं थी, इन्हें हसनैन की वजह से जहनी सदमा हुआ था। जरा हाथों में लिया इसके, तो बोले तुमसे नफरत नहीं करती थी, वो अटक गई। अम्मी का रवैया याद था, बस तुम्हें देख नहीं सकती थी। इन्हें हसनैन याद आ रहा था, वो बस भूल गई थी। तुम बच्ची हो, वो भूल गई थी। तुम औलाद और नफसियाती तौर पर ठीक नहीं थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इनके लिए यह गम बहुत बड़ा था। वो सर झुकाई थी, माँ की वफात का गम जैसे बांट रही थी। माफ कर दो जन्नत, मुझे माफ कर दो बेटा। इनका चेहरा, इनकी आवाज, इनमें नफीसा की कितनी सुबहात नजर आती थी। आप ही तुम ठीक कह रही थी, अगर तुम गलत होती तो मुझे तब भी तुम्हें अकेला नहीं करना चाहिए था। मुझे इस तरह बेरहम नहीं होना चाहिए था। मेरा गुनाह छोटा नहीं है। मैंने कभी आपको बददुआ नहीं दी, मैंने कभी ये नहीं चाहा आपको कुछ बुरा हो। अफसर की आंखें फिर से नम होने लगी। वो पुरसुकून होना चाहती थी, मगर दिल फिर भी बोझिल हो रहा था। इनकी छोटी बहन ने इनकी वजह से जिन हालात से गुजरी थी, इसका तस्वुर वो किसी तौर पर खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। ईमान बहुत दुखी शर्मिंदा है। मैं की वफात पर जो रवैया था इसका, इस पर उन्होंने बात जो छोड़ दी। जन्नत ने कुछ ना कहा। वो जानती थी इस वक्त वक्त चाहिए टूट कर फिर से जुड़ना है। रिश्तों को इतनी तकलीफ के बावजूद अपनाने में एक मुद्दत लग सकती है। सब एक ही लम्हे में और एक ही दम ठीक नहीं हो सकता। यही गनीमत वो इनके पास बैठी है, वो इन्हें प्यार करने दे रही है, बोलने दे रही है ना। तो लग रहा था ये आखिरी मुलाकात हुई। इनकी बहन हमेशा हमेशा के लिए इनसे राब्ता खत्म कर दी। जो बेसी उन्होंने दिखाई वही बेहसी जन्नत कमाल इन्हें नहीं दिखा सकती थी। आज खुले दरवाजे में खड़ा पारिस जन्नत को दे सकता था। वो रो नहीं रही थी, वो बोल भी नहीं रही थी, वो बस सुन रही थी। चेहरे पर दुख था, लेकिन ठहराव भी नजर आ रहा था, जैसे इसने खुद को किसी हद तक संभाल लिया हो।
اس کی طرف سے کچھ تسلی کر کے وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ آخری صبح ناشتے کی میز پر رونق تھی۔ سارا خالہ ابراہیم اختر کے ہمراہ جنت کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مس شیرازی سے باتیں کرتے نگاہیں ان دونوں کی طرف اٹھتی رہیں۔ فارغ مرزان کو قریب سے دیکھنے کا موقع جیسے یہ میرا مہذب سنجیدہ سا نوجوان انہیں اچھا لگا۔ بلا کر ہیڈ سے معتبر ریحان کا خیال کرتے جنت اپنے شوہر کی بات اس کی طرف رک کر سن رہی تھی۔ وہ اس کی پلیٹ میں کچھ رکھ رہا تھا۔ نفی مسل لاتے اس نے ہاتھ سے اسے روکا جیسے اب مزید کچھ بھی کھانے کی طلب نہ رہی ہو۔ رنگت زرد تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، لیکن شوہر کے ہمراہ انہوں نے اسے بہت مضبوط اور مطمئن دیکھا۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور انہیں کہ آنسو اپنے اندر اتار لیا۔ جسے بھی گھر کر دیا تھا اسے اللہ نے کتنا اچھا گھر عطا کر دیا تھا، نئے رشتے بنا دیے، نئی محبتیں دکھا دی۔ ماں جیسی ساتھ سے محبت کرنے والا شوہر تھا، ایک مکمل سی زندگی ٹھہراؤ سا لیا ہوا سکون سے بھری ہوئی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا، کتنے تلخ رویے اور نفرتوں کو سہنا پڑا تھا۔ ورنہ آنکھوں کے ساتھ سر جھکا کے ناشتے کے بعد انہوں نے کچھ وقت جمیلہ داؤد کے ساتھ گزارا۔ بہت مہربان، نفیس، خاتون تھی، ہر سوال کا جواب بہت تدبر سے دینے والی۔ جنت سائرہ خالہ کے ساتھ تھی، پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے کئی بار کہا تھا، میں کئی بار معصومہ خود سے لگایا، مگر ان کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ جو دل بوجھ پر تھا وہ کسی روتا نہیں تھا۔ رات کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ صبح واپسی کا پروگرام تھا، بچوں سے بات کر کے انہیں فارغ ہوئی تھی۔ ستایا ہوا چہرہ اور بے حد خاموشی سے دیوار گیر کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا فارغ مرزان ان کی موجودگی کا احساس کرتے اس طرف آگیا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ باضابطہ طور پر یہ پہلی بات ہے جو وہ ان سے کر رہا تھا۔ مہذب اور شائستہ سا لہجہ اور نفی مسر کو جب سے ان کی باروب سی شخصیت کا ان پر بھی اثر ہوا تھا۔ وہ کیسی ہے وہ؟ انہوں نے جنت کو پوچھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلد سونے چلے گی۔ بہتر ہے آپ کافی پئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے آج کے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ کچن میں چلا گیا تھا، وہ اس کے پیچھے وہیں آگے کرسی پر بیٹھ کر اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگے۔ وہ آپ کا بہت شکریہ اس طرح جنت کا خیال رکھنے کے لیے۔ جنت مجھے تم کہتی ہے؟ اس کا بے ساختہ یہ جواب لمحے بعد ان کے لبوں پر مسکراہٹ بھی گھیر گیا۔ فارس کی پوچھ ان کی طرف تو وہ کیپری ٹراؤزر پر سفید رنگ کا ڈھیلا تھا سویٹر پہنا، زیب تن کیے، کافی مگ میں انڈیا لاتا کا بال پشانے پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکی سی چیپ پڑی ہوئی چہرے پر سنجیدگی، حیدر آنکھوں میں کوئی سختی آج نیمت بھرا تاثر نہ تھا۔ اس نے کافی مگ انہیں پیش کر دیا اور اپنا مگ ہاتھ میں لیے کاؤنٹر ٹیبل سے ٹیک ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ شروع کریں۔ ان کی نرم نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ پہلی نظر میں انہیں سنجیدہ اور اکڑا سا لگا تھا، مگر وہ اتنا سخت بھی نہیں تھا جتنا انہیں نظر آیا تھا۔ اللہ کا شکر وہ محفوظ ہاتھوں میں رہے، ورنہ ہم نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نجلا لب کاٹتے ضبط پکڑتے انہوں نے فارس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے کہا، اس کی شادی اگر کسی غلط انسان سے ہو جاتی تو اگر وہ ان سے بات پوری نہیں کی جنت کمال اپنے پورے خاندان سے کٹ گئی تھی۔ شادی کہاں سے ہوئی تھی؟ کوئی خبر کسی نے نہ دی، کوئی پلٹ کر نہ پیچھے نہیں گیا، کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اتنے بے رحم سخت دل کیسے ہو گئے؟ کہتے انہوں نے یہ سب کر لیا، کیوں دلوں پر مہر لگ گئی اور لبوں پر تالے پڑ گئے، کیوں احساس ختم ہو گیا؟ وہ میرے نصیب میں تھے، اسے مجھے تک جانا تھا۔ فارس کا جواب سنتے ہی ان کی دھڑکن رک گئی تھی۔ سب دروازے بند نہ ہوتے تو اس کے حصے میں میرا دروازہ کیسے آتا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اپنی جگہ تھم کر اور سانس روک کر گہرائیوں میں اتر کر انہیں لگا وہ زندگی کی فکروں سے پرے شہزادی کی ایسے آن بان رکھنے والا ایک امیر نوجوان ہے جس نے صرف آسائشیں دیکھی ہیں، مجھے زندگی کی تکلیفوں کو نہ سمجھتا ہوگا، نہ جانتا ہوگا۔ مگر وہ غلط تھی، صرف محبت ہی نہیں، اسے جنت کمال سے وہ اس کے ہر درد، ہر غم، ہر کرب سے واقف تھا۔ کافی پینا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے توجہ دلائی تو انہوں نے مگ اٹھایا۔ میں جانتی ہوں میرے آنے سے جنت کافی اپسیٹ ہو گئی ہے، وہ خاموش ہے۔ میں بات کروں تو چپ ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، میں اسے بہت کمزور کر رہی ہوں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے اب، پہلے سے کافی بہتر۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز میں ایک سکون تھا۔ ابھی دوپہر میں بحث ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی آپی اس وقت گھر میں ہے، سو یہ خوش آئندہ بات ہے۔ جس لہجے اور انداز میں اس نے بات کی، برنجیدگی کی عالم میں بھی کرب سے مسکرا کر رہ گئی۔ ڈونٹ وری، وہ کہہ رہا تھا۔ موبائل پر کال آنے لگی، معذرت کرتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف چلے گئے اور حفصہ کمال آنکھوں میں نمی لیے سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ شال اوڑھے بالکنی میں کھڑی تھی، دور تحت نکاح دھندلی دھندلی سردی کا رٹتا ہوا احساس لوگوں میں فون منجمد کر رہا تھا۔ اس نے ہتھیلیاں رگڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ہونٹوں پر لگا لیا۔ حفصہ کمال کچھ دیر پہلے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی، جانے سے پہلے کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ان کے پاس نفیسہ کا ایک لاکٹ تھا، ان کی نماز کی چادر، ان کا قرآن اور جائے نماز، وہ سونے کی چین جو ان کے گلے میں پڑی جاتی، وہ چاندی کی انگوٹھی جو انگلی میں پہنے رکھتی تھی۔ کمال منزل کی چابی بھی تھی اور نم آنکھوں سے اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ باقیوں کے حصے میں ماں کی خوبصورت یادیں تھیں، محبت بھرے الفاظ، زندگی سے بھرپور آوازیں، مگر اس کے حصے میں ماں کی وہ بے جان چیزیں آئی تھیں جنہیں وہ تو چھو سکتی تھی مگر ممتا کو محسوس نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتی ایسا کیا ہوا کہ ان کا دل بدل گیا، شاید تمہاری دعاؤں سے، شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ پلکوں کی باہر پھلانگ کر آنسو ان کی چادر پر آ گرے تھے، لیکن سکینہ تو مسلسل پوچھتی رہتی تھی، فیصلہ بھی کر لیا تمہیں گھر بلائیں گی؟ شاید وہ جان گئی تھی کہ درست سمت پر وہ بھی نہیں ہے، شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا وہ اوروں سے مختلف وہ بھی نہیں ہے، دوسروں کو ظلم سہ سہ کر وہ بھی اندر سے بے حس ہو گئی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کوئی ایسا مل جائے جس کے سر وہ اپنی ساری بدقسمتی کا الزام ڈال سکے، وہ بس کسی طرح فرار چاہتی تھی۔ ہم یہی تو کرتے ہیں جناب، اور شاید اسی لیے شیطان کا مکالمہ بتا دیا گیا تھا کہ ہر انسان جان لے کے
अपने गलतियों का बोझ इसे खुद ही उठाना है। शरारती मेंशन की बालकनी में खड़े इनके अल्फाज याद करते, इनका दुख महसूस करते, इसकी आंखें एक बार फिर नम होने लगी। इन्हें भी माफ कर दो, बाबा को भी माफ कर दो। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर से अंदर आया। कोट उतारते हुए इसकी निगाह बालकनी में खड़ी जन्नत कमाल की तरफ गई। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती और ये भी नहीं चाहती इन ही लोगों में वापस पलट आओ। बस इतनी सुहास है, किसी और को ना सही अपनी बहनों को अपना लो। नाना कहा करते थे, हम 7 परियां हैं और ये परियां जब किसी कठिन सफर पर निकलती हैं तो इकट्ठे निकलती हैं। बस अब ये हुआ कि हमने सबसे छोटी परी को खुद से अलग कर दिया और जो कठिन सफर हमारा था वो फिर कभी आसान नहीं हो सका। इसकी निगाहें झुक गई थी। मैं तुम्हें अपना नंबर देकर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पलटने का इंतजार करूंगी। मैं चाहती हूँ जो अम्मी का घर है वो हम सब फिर से आबाद हो जाए और जब कभी हम बहनें माएँ इकट्ठी हों तो हमें ये लगे जैसे हमारा मेकअप आबाद हो गया है। स्लाइड खोलकर फारिस ने कदम उठाया। वो अपने ख्यालात और सोच में इतनी गर्क थी कि इसकी मौजूदगी का एहसास तक ना हुआ। इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? चौंक कर रुख मोड़ा तो निगाहें से टकरा गई। आंसू से सर सुर्ख आंखें सुर्ख हो रही थी। वो बस वैसे ही अपने तासुरात संभालती हुई मुस्कुराई। फारिस ने हाथ थामा तो इसके साथ अंदर आ गई। हफ्सा भी चली गई। वो पूछ रहा था सुबह से आने से पहले वो अलविदा मुलाकात करके गया था। जरूरी कॉल आ गई थी जिसे सिलेंडर करते हुए हैदर के साथ कहीं चला गया था। इस बात में सर लाते इसका कोट उतारा। खाना लगाऊं? नहीं, खाना खा कर आया हूँ। इसे अपने साथ ही बेड पर बिठा के, क्या वो परेशान लग रही है? नहीं तो। वो मुस्कुराती चमक आंखों में भी नजर आने लगी। फारिस को मुझे वो पुरसुकून हो रही थी। तो फिर चुपचाप तुम क्या सोच रही हो? वो इसकी आंखों में देख रही थी। एकदम से ख्याल है वो सुबह से खाई हुई है कि मैंने एक वर्कर अरहू बंदे से शादी की कर, यानी कोई निकम्मा नालायक होना चाहिए था। इसने आंखों में आपकी भरकत से अब मैंने ये भी नहीं का मतलब तो यही बनता है तुम घर से 7 बजे निकले और वापस आए हो। मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की, लेकिन महसूस कर दिया था कि आने में देर हो जाएगी। जवाब देता उठ खड़ा हुआ। इस्लामाबाद तो कभी इस तरह गुम नहीं होते। यहाँ क्या खास बात है? आपके जरिए मुझको कोई मसरूफियत है और क्या? इस मसरूफियत का क्या नाम है? तफ्तीशी अंदाज में मुझे तो फारिस के अलावा मुस्कुराहट आ गई। ये तो कन्फर्म कि मेरी कोई दूसरी या तीसरी बीवी नहीं है जिसके पास मैं जाऊंगा। हो भी सकती है जन्नत कमाल पे हसन जिद्दत। कितना शक करती हो तुम? जिस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो इस पर शक नहीं, बहुत सारे शक बनते हैं। वो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा स्लाइड करता दाएं जाने मुड़ गया। वो कपड़े बदलना चाहता, ख्याल था नाराजगियां लिए जन्नत पीछे ही अंदर आ जाएगी। जिस शर्ट का बटन खो रहा था इस शर्ट के कफ पर खून लगा था। जन्नत धक धक के, तुम जख्मी हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। बड़बड़ा कर तेज से बोला, तुमने जन्नत लाचारी को जेल भेजकर बहुत से दुश्मन इकट्ठे कर लिए हैं। शायद हमें कोटा आना ही नहीं चाहिए था। जन्नत मैं ठीक हूँ। क्या तुमने कोई बंदा मार दिया? जना का दाना हाथ सीने पर आ ठहरा। वो इसकी नहीं सुन रही थी। वो नहीं, फॉर गॉड सेक, यहाँ क्या हुआ? तुम सच में जख्मी हो? हाथ पकड़ कर तुरंत जावा तसल्ली करना चाहती थी। इसकी शॉट ठीक है, मेरा एक आदमी जख्मी हो गया था, ये इसकी वजह से। कब सड़ाकर इसे दिखाया, कोई जख्म चोट कुछ नहीं। तुम्हारा आदमी जख्मी हो गया था? सदमा किसी ने तुम पर हमला किया? जन्नत क्या फायरिंग हुई है? कौन थे वो लोग? क्या हुआ मसला? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, तुम मुझसे अब कुछ नहीं। इस पर सच सच बताओ क्या हुआ है? वो कुछ सुन नहीं रहे थे। फारिस ने कंधों से पकड़कर ऐसे खींचे और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद हुआ तो जन्नत हक्का बक्का खड़ी रही। रेहान कमरे में सुना था, वरना इसने इतनी देर का आवाज बाहर तक जाती। गुस्सा ऐसा शदीद कि सुलग कर मुंह बनाए सोने के लिए लड़ गई। तकिए वगैरह फैलाकर बेड के पास में, ताकि मंसूब को सोने की जगह ना मिले। कुछ ही देर बाद दरवाजा खोलकर बाहर आकर लिहाफ में दुबक कर भी लेटी। इसने कदम के हाथ से अंदाजा लगा, वो दाएं जानिब आ खड़ा हुआ है और दूसरे ही पल इसने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। क्या है? दिलाकर उठ गई। दरवाजा खोलकर बाहर आए तो वैसे जमीला दाऊद के कमरे का दरवाजा खोलता नजर आया। अंदर आ जाओ मम्मी, आज और आपके पास ही सो जाऊं। तो क्या बीवी ने कमरे से निकाल दिया, ये समझ ले। दरवाजे के पास खड़ी जन्नत ने आंखें मीच कर दबा, अब आंटी क्या सोचेंगी? जब तन पसंद करते दरवाजा खोलकर अंदर आई। आंटी ये झूठ बोल रही है, मैंने इन्हें कमरे से नहीं निकाला। वो बेड पर तकिए सर के नीचे रखे आरामदेह हालत में नींद रास हो चुका था। चेहरे पे इत्मीनान था और सुकून था। और तब असल में क्या मुझे यहाँ सुकून की चंद घड़ियां मुयसर हो सकती हैं? फारिस ने इसकी बात काटी। ओह फारिस, मिसेस राजी ने खफे से सर्जिश फिर लिहाज सर तक तान लिया। जनता दरअसल का शिकार चंद लम्हों तक खड़ी रही। समझ में नहीं आ रहा था आंटी की मौजूदगी में क्या कहे क्या ना कहे। गाल पर फिसलती लटकों पीछे करते बैठ के करीब, अब उठो चलो। दांत पीस कर ले हाफ खींचते बड़बड़ाया, पूरी बात जाने पर इसे कैसे नींद आ सकती है? पता नहीं कौन जख्मी होता और कैसे जख्मी होता। डो नॉट डिस्टर्ब इसकी आवाज है। आंटी को बता दो हम लावे को जख्मी हो। सरकशी में बड़ी धमकी थी। फारिस ने लाभ उठाकर जनक को सख्त नजर से देखा। आंखों में जन्नत ने चंद और धमकी में जमा किया। वो लबीत कर आ गया। अब तुम माफी मांग ही रही हो तो ठीक है। दांत पीस कर अब आवाज बुलंद की, ताकि जमीला तो भी सुन ले। जनक का दिल चाहे इस पर चीख पड़े। आंटी ये फजूल में बोले जा रहे, मैंने कोई माफी नहीं मांगी। फारिस से मिला ने आपके किताब से नजर हटाकर बेटे को देखा। मेरी बहू को तंग मत करो। बहू बेशक मुझे तंग कर लिया, उन्होंने गुरी दी, बेचारी लेने आई है, आप जाओ कमरे में। इसने सर पर खड़ी बेचारी को देखा जिसकी आंखों में खैर उतरा
हुआ था, वो उठकर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट ही से दिखा था, कमरे से चला गया। अब जब उन्होंने मुस्कुराते इससे ज़्यादा वो मुझसे निगाहों से न देखती हुई सर हिलाकर चली गई। कमरे में आए तो वो सर के नीचे तकिया रखे हुए लेटे रहा। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया क्या हुआ तो मैं अभी और आंटी को इसी वक्त सब कुछ बता दूँगी, वो तुमसे सारी बात उगलवा लेंगी। मुज़ाहिर लब भीन कर गुस्से से खड़ी थी मगर आँखों में फ़िक्र और परेशानी भी नज़र आ रही थी। फारिस को एकदम से एहसास हुआ कि बात अगर इसके लिए मामूली भी है तो उसकी बीवी के लिए नहीं हो सकती। वो उठकर बैठ के हाथ बढ़ा तो वो ज़रा देर तक कुछ खप्पी से घूरती हुई फिर हाथ थम कर उदास ही बैठ गई। मैं ज़मीने का मामला देखने गया था, ज़ाहिर है जो मेरे दादा का दुश्मन है वो मेरे ही दुश्मन है। रसूल ज़रा सी बदमज़गी हुई, सब कंट्रोल में है। मैं महफूज़ा अकरम खान को गोली लग गई बाजू में और कुछ नहीं हुआ। वो साकित निगाहों से देख कर रह गई। इसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा। जब तक इसके मादे से नावाकिफ़ थी तो मामलात की नज़ाकत को समझने से कासिर रही थी। मगर अब जानती थी कि आदमी के साथ के दुश्मनों के साथ इसके मामलात भी जंग की तरह थे। परेशानी की वो बात नहीं है। वो नरमी से कह रहा था, परेशानी की बात है तभी तुमने कहा मैं आंटी के सामने ज़िक्र ना करूँ। वारिस ने गहरी सांस लेकर इसे देखा। काश वो खून के धब्बे ना देखते, टेंशन में ना आती। वज़ाहत से भी इसकी परेशानी और बढ़ गई। सब ठीक है, मैं घर पर हूँ, अल्लाह तुम्हारे सामने हूँ, अल्लाह है हिफाज़त करने वाला। कुछ लबों को तर करते जन्नत ने संभल कर बालों की लड़ती की। तुमने मुझे ड्रेसिंग रूम से निकाल लिया, गॉड! वो हंस पड़ा। कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती हो। अगर मैं हरकत करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाथ दंकर पूछा। कुछ भी नहीं, बीवी हो निकाल दिया तो क्या हुआ? जवाब देकर समझती थी। अभी तुम ये कह रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें निकाल देती तो तुम। इसकी बात अधूरी रह गई कि फारिस का मोबाइल बजने लगा था। इसने स्लाइड टेबल से उठाकर कॉल रिसीव की। जन्नत कुछ फिक्र से देखने लगी। कुछ देर तक उसके सुंदर चेहरे के तासुरात में सख्ती तर रहे। मैं अभी आता हूँ। हैदर से कहो मेरा इंतज़ार के बाद खत्म हुई तो जन्नत ने परेशानी से देखा, कहीं जा रहे हो बाहर? हैदर आया है, बात करके आता हूँ, तुम सो जाओ। इसके तासुरात अब कुछ और थे। फारिस सच में कोई मसला नहीं है, बस पकड़ करो, बिल्कुल नहीं, आराम करो, मैं 10 मिनट तक आ जाऊंगा, प्लीज ज्यादा देर मत लगाना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इसने रुक कर इसका हाथ अपनाया। अभी आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। कमरा का दरवाजा बंद होता है। इसने फिक्रमंदी से खिड़की की तरफ देखा। रात बहुत सर्द और तारीख हो रही थी। बेड पर नींद रात वो इसकी वापसी का इंतजार करने लगी। तारीखी में एक ही नुक्ते पर नजर जमा, इसकी आंख लगी जाने कौन सा पाया था। यूं ही बेचैनी के आलम में आंख खुल गई। कोहनी के बल ऊपर होकर तकिया दुरुस्त करना चाहा तो एकदम से फारिस का ख्याल आया। ज़रा मुतवज्जा होकर इसने अपनी पहलू में निगाह दौड़ाई। रेहान की दूसरी तरफ वो मौजूद था। इसकी अटकी हुई सांस एकदम से बहाल हुई। एक तार पेशानी पर हाथ रखा। एक अजीब सा खौफ था जो इसके अंदर ठहर गया था। अकरम खान कैसा है? अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जमीला दाव ने फारिस से पूछा तो जन्नत को अच्छू लग गया। खांसते हुए गरास मेज पर रख कर फारिस को देखा। वो बड़े इत्मीनान से ब्रेड पर जाम लगाया। ठीक है मम्मी, पहले से बेहतर है। वो शख्स के आलम में अपने शोहर को देख रही थी। नाश्ते के बाद इसने फारिस को स्टडी रूम में जा लिया। तुमने आंटी को बता दिया? सदमे से पूछा। बताना पड़ा, वरना तुम पता नहीं कितने अरसे तक धमकाती रहती। ये करो वरना मैं आंटी को बता दूंगी, वो करो वरना मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी। जन्नत ने लिप भेज कर इसे देखकर बहुत की खफगी से इतनी मुश्किल से कोई कमजोरी हाथ लगी थी। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगी कुछ भी। कभी तुम अपनी इस बात पर कायम भी रही हो माय डियर वाइफ? आंखों में शरारत संभाल कर पूछा। अब जरूर होंगे। सड़क एक सिली निगाह इस पर डालती चली गई। वो जब हाथ डाले मुस्कुरा कर रह गया। रेहान को हर चीज पर बिठाए हुए जैसे खिला रही थी। अपनी जगह पर बहुत चुपचाप बैठा हुआ था। भूख लगी हुई थी, खूब सैर होकर खा लिया तो किसी से होंठ साफ करती हुई मुस्कुराई। फिर इसे कुर्सी से उतार दिया। वह उसके पास ही खड़ा हुआ था। इसका प्यारा सिंह बंद होते हुए इससे बातें कर रही थी। मोबाइल पर जने का कॉल रिसीव करते हुए इसका हाथ हमें किचन से बाहर आ गया। सारा हालांकि कॉल थी। वो खैर से लौट पहुंच गई थी। रेहान अपना हाथ चढ़ाकर पीछे को भागा तो इनकी बात सुनते ही इसे मुड़ना पड़ा। गले में रुक सी गई। लाउंज के सामने वो रेहान को फारिस की टांगों से लिपटा हुआ देख सकते हैं। अपनी जगह फारिस वजान भी लम्हे भर के लिए थमा था। फिर इसने झुककर रेहान को उठा लिया था। गर्दन में बाल उठा लिया। इसने बड़े सुकून से फारिस के कंधे पर अपना सर रख दिया। सारा खाला की बात सुनते इसने देखा फारिस पर दान पर जमी रखी थी। इसने फारिस को रेहान से बात करते कभी नहीं देखा था। अब देख रहे थे कुछ कह रहा था, ऐसे लगा रेहान समझ रहा है। उन्हीं के दुरुस्त करते इसने जोफी से इसका कोट मंगवाया। कुछ ही देर में बाद वैसे अपने साथ लिए बाहर चला गया। ऐसा पहले बार नहीं हुआ था कि रेहान इसके पास गया। ये रोज का मामूल था मगर ये पहली बार ही हुआ था कि फारिस ने इससे कोई बात की थी और इसे साथ ले गया था। खाला से बात करने के बाद वो ग्लास पास के पास आ खड़ी हुई। मुझे चाहे भतीजे को हैदर की हमरा अस्तबल की तरफ जाता हुआ देख सकती थी। दिल में ठहरा हुआ नरमी का मोहब्बत का एहसास इसकी शायद रंग आंखों में उभरने लगा था। जाने क्या बात है जो रेहान शराजी को इस तरह फारिस की तरफ मुतवज्जह करती थी। शायद खून की कसीदे या बाप की खुशबू। इसे बार बार एहसास हुआ दोनों का ताल्लुक काम सा नहीं था, जैसे कोई राज था जो दोनों में छुपा रह गया था। वो अपने लिए चाय बनाने किचन से निकल राहदारी की तरफ जा रही थी कि ऑफिस रूम से बाहर निकलते फारिस इसका रास्ता रोक कर खड़ा होगा। चाय लेना चाहे तो हाथ पीछे हटा लिया। मुझे लगा ये चाय मेरे लिए। इसने सख्त नजरों से घूरते हुए अपने कॉटन स्वेटर की जेब से नोट पैड निकाल कर सामने रखा। मुझसे बात मत करवा दे लिखा हुआ था। वो तो जना सुबह वाली बात पर कायम थी। वो सब वो यार के मुस्कुराहट दबाए आगे को झुका। अब देख कर बातें करोगी? जनरल का चेहरा सुर्ख गुस्से से सुर्ख पड़ा। राइटिंग पैड को वापस जेब में ठूस कर एक अदा से दाना का मुड़ी मगर फारिस ने बाजू पकड़ कर रोक दिया। मैंने तो वो बात मजाक में कही थी।
वो गर्दन सीधी किए, सुनी अनसुनी किए खड़े रहा, बीचों में तक खामोशी बरकरार रखना चाहती थी। इसकी ये नखरेली अदाएं से भले लेकर मुस्कुराया, "हेलो, एक्सक्यूज मी।" राइटिंग पैड का दूसरा सफ़ा खोलकर उसे दोबारा दिखाया, गोया कुछ जवाब पहले से लिख रखे थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो दिखाते। "इसे भी बात करना ही कहते हैं मोहतरमा।" मुतबस्सिम लहजे में कदर संजीदगी से खोया, वो लब भींच कर दाएं तरफ स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। मिसेज राजी वहां मौजूद थी। विदत बॉक्स में रखे कीमती नफीस पेंटिंग और डेकोरेशन पीसेस निकाल कर दिखा रही थी। न चैरिटी के लिए कुछ सामान अलग करना था। कप हाथ में लेकर खिड़की के पास ही बैठ गए। चंद घूंट भरे तो दिल में बेसुकूनी उतर आई। शोर साहब को चाय चाहिए, दिल ने कहा। इसने साथ जिसका बैठी रही तो नौकर है इसके बनवा सकते हैं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाहिए। दिल फिर से बोला, क्या कह रहा था कल मुझे, मैं अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहती। नरम पड़ते पड़ते फिर से गुस्से के जद में आई। गुस्सा वक्त था, आदत मजबूर हूँ, चिल्लाकर उठ गई। कुछ ही देर में चाय बनाकर इसके ऑफिस रूम का दरवाजा खटखटाकर अंदर आए तो खामोशी और सन्नाटे ने इस सवाल किया। ऑफिस टेबल के इस पार खिड़की के दरवाजे पर पर्दे सटे हुए थे। लैपटॉप, मोबाइल, कुछ कागजात और फाइल वहीं रखी हुई थी। आजम सिराजी के जरिए शुमार रहने वाले इस शानदार ऑफिस में ताराना निगाह डालते हुए इसने चाय का कप मेज पर रखे। गोल्डन नेम प्लेट पर स्मृति पर अब्दुल खताब में लिखे नाम पर नजर पड़ते वो अपनी जगह लम्हे भर के लिए मुंतजिम हुई। आजम मर्जान सिराजी। नाम पढ़ते इसकी आंखें तहरीर से भर गई। फारिस का दादा का मुकम्मल है, इसे जैसे अब समझ आया फारिस ने अपना नाम क्यों नहीं बदला। वो नाम दादा की तरफ से था और दादा कहा था, तो क्या पहचान छुपाकर उन्होंने जानबूझकर अपना नाम जोड़ा था, या फिर लफ्ज महज एक इत्तेफाक ही थे। बड़े साहब को बहुत मोहब्बत थी फारिस से, बस वो कभी पहचान नहीं पाए। मदद की आवाज़ ध्यान में गुंजी तो नेम प्लेट पर हाथ फेरा। दिल में अजीब सा दर्द था। ऑफिस में इनकी हर शय यूं की त्यों थी। फारिस ने कोई तब्दीली की थी ना ही सेटिंग तब्दीली की, ना इनका नाम हटाया था। दरवाजा खोलने के बाद वो आहिस्तगी से मुड़ी। फारिस हाथ में कोई फाइल उठाया, अंदर दाखिल हो रहा था। इस पर नजर पड़ते कुछ गौर से हैरत ने घेर लिया। बात करने आई हो। इसने जरा सा आगे खिसका कर इशारा दिया कि वो इसके लिए आई है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी चाय चाहिए थी। उसके बाद वह इसके पास खड़ा हुआ चुपचाप। वो चुपकर रोजा रख के किसी और तरफ देख रही, मुकम्मल नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए मिसेस फारिस। लेकिन मिसेस फारिस ने तय कर लिया वो अपनी बात हर सूरत कायम रखेगी। हाथ इटकर बड़ी नाजुक से कदम उठाती ऑफिस रूम से बाहर चली गई। फारिस की नजर कदमों में गिरे राइटिंग पैड पर पड़ी। झुक कर उठा लिया गलबन स्वेटर की जेब से गलती से गिर गया था। खोल कर देखा जैसे जरूरत जुमले लिखे थे, मुझसे बात नहीं करो, मैं मसरूफ हूँ, मुझे रास्ते से हट जाओ, आंटी बुला रही है, अलार्म निकालो, मैं तुम्हें सुबह नहीं जगाऊंगी, मेरी तरफ देखना बंद करो। फारिस के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे ही लम्हे वह दरवाजा खोलकर उजरत में अंदर आई और नोट पैड हाथों से छीन ये जो लिख कर होते हैं ये भी बातें होते। जन्नत तब कर रह गई। जन्नत एक सवाल पलट कर इसके सामने किया, माइंड योर बिजनेस। गोया अपनी बात पर कायम चुप ही रहेगी। पहले वो मुस्कुराहट दोबारा था, आपकी हंसी आई, वैसे घुरती हुई बाहर चली गई।